वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूनिट सेकंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम किसकी यूनिट, कौन सी यूनिट बात कर रहे हैं? यूनिट आपकी सेकंड चल रही थी और उसमें हमने लेवरेज के टॉपिक स्टार्ट किया था और लेवरेज में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बताया था। ठीक है, परिचालन उत्तोलक के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका फाइनेंशियल लेवरेज यानी वित्तीय उत्तोलक के बारे में। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल लेवरेज नाम क्या है? वित्तीय। तो इसमें किससे संबंधित होगा? वित्त से संबंधित बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है, आपने देखा कि ऑपरेटिंग लेवरेज में हमने बात की थी फिक्स्ड जो आपकी एक्सपेंसेस होते हैं, स्थायी जो लागत होती है उसके बारे में। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि वित्त में जो कैपिटल होता है उसके अरेंजमेंट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिचालन यानी जो ऑपरेटिंग उत्तोलक था, क्या कह सकते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। उस ऑपरेटिंग लीवरेज में हम लोगों ने क्या बात की थी? इसमें क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस। अगर फिक्स कॉस्ट एक्सपेंसेस है तो वो फर्म क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग लीवरेज वाली, यानी कि जो परिचालन उत्तोलक है वो वाली फर्म कहलाएगी। ठीक है, अगर वहां पे अगर किसी कंपनी में आप कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो वो फर्म क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग लीवरेज वाली फर्म नहीं कहलाएगी। तो यानी कंपल्सरी वर्ड क्या हो गया कि ऑपरेटिंग लीवरेज कब कहलाएगी? फर्म जिसमें फिक्स कॉस्ट एक्सपेंसेस हो यानी स्थायी लागत व्यय हो, तभी वो कहलाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से आज जो हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल लेवरेज की, तो देखिए आप जानते हैं कि कंपनी जो अपने कैपिटल का अरेंजमेंट है वो दो तरह के आप कह सकते हैं पूंजी से कर सकती है। एक स्थायी लागत वाली पूंजी और एक वेरिएबल कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, यानी कि जो परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी होती है उससे। यानी कि पूंजी की जो कैपिटल का अरेंजमेंट है कंपनी वो दो तरह के कर सकती हैं। एक तो कर सकती है ऐसी पूंजी जिस पर उसे सर्टन रेट पे कुछ ना कुछ ब्याज या इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कुछ ऐसी पूंजी की अरेंजमेंट करती हैं जिसपे उसे अनिश्चित कह सकते हैं कि डिविडेंड वगैरह या ब्याज देना हो। क्लियर है? तो यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज में अगर हम बात करें, कोई भी कंपनी जो है वो अपने पूंजी का अरेंजमेंट दो तरीके से करती है। एक तो ऐसी पूंजी होती है जिसपे आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट, आप कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। ध्यान रखिएगा यहाँ हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वित्त की, इसीलिए ध्यान रखिएगा क्या लगेगा? पूंजी। ठीक है, और एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। ठीक है, यानी स्थायी लागत पूंजी, स्थायी लागत पूंजी, और दूसरा होता है आपका परिवर्तनशील लागत पूंजी। अब देखिए स्थायी लागत वाली पूंजी का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस पे आप इंटरेस्ट एंड जो डिविडेंड है वो आप फिक्स देते हो, यानी निश्चित रूप से देना ही है, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो ऐसा किस पे देते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट देना होता है, इसीलिए फिक्स कॉस्ट कैपिटल कहलाएगी। डिविडेंड जो होता है फिक्स किस पे देते हो आप? प्रेफरेंस शेयर पे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाती है फिक्स कॉस्ट कैपिटल। क्लियर है आपको? दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, एक आपको डिबेंचर का और दूसरा प्रेफरेंस शेयर का। क्लियर है? स्थायी लागत पूंजी वो होती है जिसपे आपको सर्टेन रेट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना होता है। क्लियर? और जो वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल होती है उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड है वो आपको निश्चित रूप से नहीं देना है, यानी अनसर्टेन रहता है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? इसमें आ जाता है आपका इक्विटी शेयर और आपका रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग का मतलब आपको पता है प्रतिधारित अर्जन, समता अंश और प्रतिधारित अर्जन, जिसपे आपको फिक्स्ड
कुछ भी नहीं देना होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये बताया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जब स्टार्ट करेंगे आप एग्जाम में लिखना, तो फिनेंशियल लिवरेज में आपको बताना है कि जो वित्तीय उत्तोलक होता है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था दो तरह के सोर्सेज से करती है, या तो वो फिक्स कॉस्ट कैपिटल से करती है या फिर वो वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल से करती है। अब ये कंपनी सारा डिस्कस करती है, अपनी सारी आप कह सकते हैं डिसीजन लेती है कि वो कितना रिस्क बियरिंग कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है जिसपे हमें निश्चित देना होता है, उसका एग्जाम्पल है ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंश, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। जबकि वेरिएबल में क्या आ जाएगा, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। अब देखिए ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट स्थायी लागत वाली पूंजी से करे फिक्स कॉस्ट कैपिटल से, या कितना परसेंटेज वो वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल से करे। लेकिन इस बात का जो डिसीजन है वो ऐसे ले सकता है कि अगर सपोज दैट कि किसी भी कंपनी का अगर हम बात करें कि वो कब वेरिएबल कॉस्ट को और कब फिक्स कॉस्ट कैपिटल से एक अरेंजमेंट करें। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों का रेशियो क्या रहना चाहिए अगर कंपनी कोई भी कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा जिस कंपनी में ईबीआईटी आपकी ज़्यादा है किससे, फिक्स कॉस्ट कैपिटल से, तो वो क्या करेगी, उसके लिए आप कह सकते हैं एक फेवरेबल फिनेंशियल लिवरेज होगा। कह सकते हैं कि अनुकूल वित्तीय उत्तोलक। क्यों होगा अनुकूल, क्योंकि ईबीआईटी ज़्यादा है फिक्स कॉस्ट कैपिटल से। तो ये कंडीशन कहलाएगी कि हाँ हम लोग फिक्स कॉस्ट कैपिटल से अरेंजमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ईबीआईटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल फिनेंशियल लिवरेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फेवरेबल फाइनेंस लिवरेज, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा अगर आपका ईबीआईटी कम है किससे, फिक्स कॉस्ट कैपिटल से, फिक्स कॉस्ट यानी स्थायी लागत पूंजी से कम है, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट दो तरह की पूंजी से करती है, मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड और वेरिएबल। अब ध्यान रखिएगा ये जो रेशियो डिपेंड करता है ये करता है ईबीआईटी पे। अगर ईबीआईटी ज्यादा है, ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपका अर्निंग ज्यादा है किससे, जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल का आप अरेंजमेंट कर रहे हो उससे, तो आपके लिए फेवरेबल है, अच्छा रहेगा, आपके लिए अनुकूल है आपकी संस्था के लिए। लेकिन अगर ईबीआईटी है वो कम है किससे, फिक्स कॉस्ट कैपिटल से, तो वो अनफेवरेबल कहलाएगा आपका फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये फाइनेंशियल लिवरेज का मोस्टली इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक डेफिनेशन की, तो देखिए हम बात करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं इजरा सोलोमन की। इजरा सोलोमन ने एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन दी है कि फाइनेंशियल लिवरेज, इजरा सोलोमन की हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि बहुत ही इजी है और आपको पता है कि आपको डेफिनेशन एक याद करनी है, ठीक है। इजरा सोलोमन की एक डेफिनेशन ले रहे हैं। वो कह रहे थे कि फाइनेंशियल लिवरेज रेफर टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस द फर्म। यानी कि ये जो फाइनेंशियल लिवरेज है ये किसका मिक्स बताता है, रेफर टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट एंड इक्विटी used to finance the firm। क्या दे रहे हैं डेफिनेशन में, उन्होंने कहा कि वित्तीय उत्तोलक संस्था की जो गतिविधियां होती है, जो एक्टिविटीज होती हैं, उसमें यूज होने वाले डेट और इक्विटी के कोषों का या फंड का मिश्रण बताता है। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डेट और इक्विटी। डेट क्या होता है, डेट होता है
फिक्स कॉस्ट कैपिटल के बारे में बात की जा रही है, जबकि इक्विटी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल के बारे में बात की जा रही है। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैपिटल का अरेंजमेंट दो तरीके से होता है। तो इस डेफिनेशन में क्या बताया इजरा सोलोमन ने कि भाई कोई भी वित्तीय उत्तोलन होता है वो ये बताता है कि कंपनी में जो वित्त व्यवस्था की जा रही है उसमें डेब्ट और इक्विटी के मिक्सर को बताता है। क्लियर है आपको? उसी तरह से बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्रियों ने तो ये भी बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल जेम्स सी वॉन हॉर्न थे, उन्होंने ये बताया कि फिनेंशियल लिवरेज होता है। फिनेंशियल लिवरेज में अगर हम फिक्स कॉस्ट कैपिटल का यूज करते हैं तो उससे इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो बढ़ने की आशा रहती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं ना, उनका रिटर्न है वो बढ़ सकता है। अब कैसे बढ़ेगा देखिए, सपोज दैट कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एक डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। अगर आप डेफिनेशन और लर्न कर सकते हो आपकी बुक में, जैसे वॉन हॉर्न की डेफिनेशन है, गिटमैन की डेफिनेशन है, तो आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनकी डेफिनेशन में एक कॉमन चीज़ यही है कि जैसे इजरा सोलोमन ने डायरेक्ट कह दिया कि डेब्ट इक्विटी का मिक्सर है, जबकि जो प्रोफेसर थे वॉन हॉर्न उन्होंने तो साफ कह दिया था कि भाई अगर आप फिक्स कैपिटल का यूज़ करते हो अपने कैपिटल में तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है देखिए, ये जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, अगर आपने अपने कैपिटल में फिक्स कॉस्ट कैपिटल का अरेंजमेंट किया, सपोज दैट डिबेंचर से आपने अरेंजमेंट किया। डिबेंचर आप जानते हैं ऋण पत्र, और ऋण पत्र पे हमें क्या देना होता है, निश्चित ब्याज देना होता है, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि हमारा जो ये प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, ठीक है, वो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, डिबेंचर के इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो किसको दिया जाएगा, वो रिमेनिंग प्रॉफिट दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर है? अब इक्विटी शेयर होल्डर को जब आप दे रहे हो एक्सेस रिमेन प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो ध्यान रखिएगा इससे क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर जो कि कंपनी की आप कह सकते हैं सबसे लास्ट में उनको डिविडेंड दिया जाता है, सबसे लास्ट में उनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है, जब उनको आप दे रहे हैं तो इससे आपका मार्केट में क्या बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ जाएगी। यानी आपके मार्केट में क्या बढ़ने वाली है, ख्याति बढ़ जाएगी। और ख्याति बढ़ने से क्या होगा, अब आपको जब भी फ्यूचर में जब भी आपको लोन चाहिएगा तो वो आपको बहुत ही लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो हुआ ना आपको फायदा, क्या हुआ कि भाई अगर आपका प्रॉफिट है, अगर आपने, सबसे मेन तो चीज़ है कि आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका यूज़ किया है, आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो आपकी पूंजी है आपके फर्म की, उसमें आपने क्या यूज़ किया है, डिबेंचर को। तो प्रॉफिट आपका हुआ, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन डिबेंचर पे ब्याज जो है वो कम है, तो डिबेंचर पे ब्याज कम है जिसकी वजह से रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर है? अब इक्विटी शेयर होल्डर को आप सभी जानते हैं कि सबसे एंड में उनको डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी कैपिटल भी सबसे एंड में दी जाती है, ठीक है। तो ये फीचर्स है इक्विटी शेयर होल्डर के। तो अब आप इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में दे रहे हो तो उससे क्या होगा, आपकी मार्केट में एक तरह से गुडविल बढ़ जाएगी, ख्याति बढ़ जाएगी आपकी कंपनी की, और आपकी कंपनी को जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएगी फ्यूचर में और उसे जब लोन की नीड हुई तो ध्यान रखिएगा वो लोन आपको बहुत ही कम लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसीलिए इसे कहते हैं समता पर व्यापार। यानी कि अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल का यूज करते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए एक सस्ता स्रोत रहता है, ठीक है, और उसकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि हमारे कंपनी में, हमारे फर्म में क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता, कुशलता, ये सारी बढ़ती है। क्लियर? तो इसकी वजह से इसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे समता पर व्यापार भी कहा है। यानी कि जो गिटमैन थे उन्होंने क्या बताया कि फर्म की जो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर है, या हम कह सकते हैं जो ईबीआईटी है, उसको अगर हम थोड़ा सा भी कह सकते हैं चेंज करते हैं तो इससे हमारे कह सकते हैं कि ये जो फर्म है उसकी गुडविल उसको बढ़ा पाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, एक होता है हायर फिनेंशियल लिवरेज, एक होता है लोअर फिनेंशियल लिवरेज। यानी कि
फिनेंशियल लिवरेज में भी एक होता है आपका हायर और एक होता है लोअर फिनेंशियल लिवरेज, ठीक है, उच्च वित्तीय उत्तोलक और निम्न वित्तीय उत्तोलक। अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा रखी किसके कंपैरिजन में, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल से, ठीक है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल यानी स्थायी पूंजी जो है वो ज़्यादा है परिवर्तनशील पूंजी से, तो ये हायर कहलाएगा फिनेंशियल लिवरेज। लेकिन अगर आपकी स्थायी आप कह सकते हैं पूंजी जो आपकी लागत है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल वो आपकी कम है किससे, वेरिएबल से, तो ये कहलाएगा लोअर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा है और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा है, तो ये कहलाता है फिनेंशियल लिवरेज हायर और लोअर। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फर्म को हायर फिनेंशियल लिवरेज यूज़ करना चाहिए और कौन सी फर्म को लोअर, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, जिस कंपनी या जिस फर्म की जो अर्निंग है वो ज़्यादा है, ठीक है, अर्निंग आपकी सर्टन होनी चाहिए, सर्टनिटी यानी निश्चित होनी चाहिए, रेगुलर यानी नियमित होनी चाहिए, तो वो किसका यूज़ करेगा, हायर फिनेंशियल लिवरेज का, ठीक है। अगर अर्निंग ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में स्थायी लागत पूंजी की ज़्यादा मात्रा रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई फर्म है जिसकी अर्निंग कम है या हम कह सकते हैं अनसर्टन है, इरेगुलर है, यानी कि नियमित नहीं है, साथ ही साथ कि अनिश्चित है, तो उसको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका अरेंजमेंट ज़्यादा रखना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल का रखना चाहिए, परिवर्तनशील लागत पूंजी ज़्यादा रखनी चाहिए। अर्निंग कम है, अर्निंग क्या है यहाँ पे कम है, और जबकि अर्निंग यहाँ पे क्या थी, ज़्यादा थी। क्लियर है? यहाँ पे अर्निंग कम है तो आपको इससे रखना जरूरी है। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था एरो करके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बताया था आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। फॉर्मूले में यहाँ पे दो तरह के आएंगे, जिस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज में आया था, ठीक है। एक तो आता है डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला होगा ये तब आता है जब EBIT के लेवल में चेंजेस आता है, EBIT के लेवल में चेंजेस आए, यानी आपको क्वेश्चन में अलग अलग EBIT दे रखी होगी, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्लियर है? EBIT, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन EPS। अब बिल्कुल क्लियर है कि जब EBIT चेंज होगा तभी तो हम चेंज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब EBIT के लेवल में चेंज होगा, ठीक है। और सिंपल सा फॉर्मूला होगा डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, जो कि अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा होगा तब आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा EBIT अपॉन EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लियर है? अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज में और जो फिनेंशियल लिवरेज है उसके फॉर्मूले हम उल्टे सीधे लिख देते हैं। तो उसको लर्न करने का मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग हम लिवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लिवरेज में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। क्लियर है? वहाँ था परसेंटेज चेंज इन, किसके रिलेशन का बात बता रहा था, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स का, यानी सेल्स में अगर 1% चेंज होता है तो EBIT में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ये रिलेशन बता रहा था। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा। और दूसरा फॉर्मूला था C अपॉन EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। क्लियर है? ये तो ऑपरेटिंग लिवरेज का हुआ। अब आप देखिए फिनेंशियल लिवरेज का कैसे याद रखना, एक फॉर्मूला आप लर्न करके रखिएगा तो दोनों ही चीज आपकी करे। यहाँ पे चेंज परसेंटेज चेंज इन EBIT ऊपर था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT नीचे आ जाएगा।
क्लियर। और ये EBIT और किसके रिलेशन बता रहा है, EPS का, तो परसेंटेज चेंज इन EPS, ठीक है। तो EBIT परसेंट, इस वाले फॉर्मूले में EBIT ऊपर था और यहाँ पे नीचे आएगा। उसी तरह से जो ये सेकंड फॉर्मूला था जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चन की बात की थी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो ध्यान रखिएगा जो फाइनेंशियल लिवरेज का सेकंड फॉर्मूला यानी कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, EBIT देखो ऑपरेटिंग लिवरेज में कहाँ आ रहा है, नीचे, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर आपका EBIT अपॉन, यहाँ पे C को बता रहा था और यहाँ रिलेशन बताएगा EBT को, तो आप EBIT का जो है वो ऊपर नीचे का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले, दो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे EBIT के लेवल में चेंज हो गया था परसेंटेज वाला, ठीक है, और वहां पे हमने बात की थी कि सेल्स में जब चेंज होता है तब कैसे करना है ऑपरेटिंग लिवरेज में। यहाँ पे सेल्स का ये बताता है कि EBIT में अगर 1% भी चेंज होता है तो उससे EPS पे क्या इफेक्ट होता है। ये फॉर्मूला कंपटीशन आप देखते हैं कि नेट के एग्जाम में और इस तरह से पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला क्या प्रेजेंट कर रहा है। ये बताता है कि अगर EBIT में 1% चेंज होता है, ठीक है, तो उसका EPS पे क्या इफेक्ट होता है, ये फॉर्मूला ये बताता है, आपको रिलेशन बता रहा है EBIT और EPS के बीच में। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल लिवरेज के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। ओके, थैंक यू।